दोस्त, प्रिय भाई, प्रिय साथी के रूप में जिन्होंने अभी जो छोटी सी फिल्म प्यारे बच्चों ने बनाई कि किस तरह लखनऊ की राजनीति से शुरू कर अपना जीवन एक सामान्य परिवार के साथ और पारिवारिक भाव के साथ जिन्होंने अपना जीवन जिया और आज मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में और आज शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा से संबंधित सभी विषयों के प्रभारी मंत्री के रूप में मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनकी कार्यशैली की वानगी, जब मैं आज से 7 दिन पहले उनके साथ गाड़ी में बैठा था तो गाड़ी में चलते चलते वो किसी से बात कर रहे थे। मैंने पूछा ये बात किससे कर रहे हैं, तो पता चला किसी गोरखपुर क्षेत्र के किसी अस्पताल के किसी मरीज के फोन मिला दिया था कि मैं आपका स्वास्थ्य विभाग का बड़ा बाबू बोल रहा हूं। तो उसने पूछा कौन बोल रहे हो, सामने वाला बोला था। बोले आप फला राम बाबू सिंह रोगी आप भर्ती हो ना? बोले हाँ। बोले मैं यहाँ का स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी हूँ। ये नहीं कहा कि मैं इनका मंत्री हूँ। कहिए कैसा इलाज चल रहा है, डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं? और साथ चलते चलते इन्होंने करीबन 4-5 रोगियों से प्रदेश के कोने कोने में उनसे बात करी, उनकी दर्द जाना। मुझे पूरा विश्वास है जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, विकास के रास्ते पर हम सब लोग आगे चलेंगे। मेरे राजनीतिक सहयोगी और जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूं, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, वास्तव में राजनीति का गुण अगर सीखे तो उनसे सीख सकते हैं। मेरे साथी राजनीति के रूप में जो मुझसे यहाँ के मूल निवासी भी रहे हैं और जिन्होंने राजनीति से इस क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है, आदरणीय भाई सुरेंद्र नागर जी, आपको भी खुशी होती होगी जब राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर उन्हें बैठा देखते होंगे। आदरणीय नरेंद्र भाटी जी, आदरणीय तेजपाल नागर जी, शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अपने शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बनाई है, भाई श्रीचंद शर्मा जी, जेवर क्षेत्र के विधायक भाई धीरेन्द्र सिंह जी, और इस संस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रेरणा स्रोत आदरणीय रामकिशोर अग्रवाल जी, पंकज जी। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सानिध्य में मुझे 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। ये भारत की माटी है। भारत विश्व के लिए शिक्षा का केंद्र भारत था। हम गौरवशाली हैं कि भारत में तक्षशिला थी, भारत में नालंदा था। यही वह भारत की भूमि है जहां आर्यभट्ट जैसे, कात्यायन जैसे, पाणिनि जैसे स्कॉलर्स पैदा हुए। हम उन्हें अपना वंशज कहकर, उनके वंशज कहकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। यही वो भारत की माटी है जहां की शिक्षा नीति कैसी हो। क्या इस शिक्षा नीति का निदेशक, क्या इस संस्था नीति का संचालक लॉर्ड मैकाले हो सकता है, जो 1813 में लॉर्ड मैकाले ने, जिन्होंने ये कहा था कि जो कॉलेजेस जिनमें ईस्टर्न, वो अपने आप को वेस्ट का ज्ञाता मानते थे, ईस्टर्न की जहां सभ्यता की पढ़ाई हो, उन कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए। उनका एक कोट, अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ यूरोपियन लिटरेचर इज वर्थ द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया, कि यूरोपियन की किसी एक लाइब्रेरी का एक शेल्फ भारत के समाज, पूरे लिटरेचर खजाने, अरेबिया के लिटरेचर खजाने के बराबर है। यह शर्मनाक है सुनते हुए। हम सालों तक उस मैकाले की शिक्षा नीति का पालन करते रहे। 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि भारत की शिक्षा नीति भारत की जरूरतों के अनुसार, भारत के संस्कारों और भारत की शिक्षा के अनुसार होगी, जहां वसुधैव कुटुंबकम का भाव हो, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस होलिस्टिक शिक्षा की हम आज बात करते हैं, उस होलिस्टिक शिक्षा के लिए सर्वांगीण एकात्म मानव दर्शन का, इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म का पाठ पढ़ाया था, उस शिक्षा नीति की बात हुई। एमफिल की जरूरत नहीं थी, उसे हटाया कौन? आज आपका प्रधानमंत्री इस बात के लिए जाना जाता है कि अगर प्रधानमंत्री ने सोचा है, अगर 1200 कानून रिडंडेंट हैं, उन्हें हटाने की जरूरत है तो वो हटेंगे। आज एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जिसने भारतीयता, भारत के लोगों का सम्मान विश्व शिखर पर बढ़ाया है। आज भी मैं जापान गया तो जापान के लोगों का यह कहना था कि अगर मेरे बच्चे को सौभाग्य मिले कि 10वीं क्लास तक की शिक्षा अगर वो भारत की माटी से पढ़कर आए, तो हमारा भारत का बच्चा विश्व के किसी भी बच्चे से, अमेरिकन, यूरोपियन देश के बच्चे से ज्यादा काबिल, ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा इंटेलेक्चुअल एनालिटिकल माइंड के साथ होता है। ये उन यूरोपियन देशों के, जापान के देशों की लोगों की सोच है। लेकिन आज इस शिक्षा नीति में जो परिवर्तन आए हैं,
आज 4.3% हमारा जीडीपी का हिस्सा खर्च होता है, शिक्षा नीति के माध्यम से 6%। राइट टू एजुकेशन का अधिकार पहली साल से 8वीं क्लास तक था, अब इसे 0 से लेकर प्री स्कूल से लेकर 12वीं क्लास तक किया गया है। हायर एजुकेशन में 3.5 करोड़ सीटें हायर एजुकेशन में बढ़ाई जाएंगी, जहां 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेट हमारा 12वीं क्लास तक का सत्र 2030 तक हम प्राप्त करेंगे कि देश का कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। तीसरी क्लास में उसे इतना ज्ञान हो जाएगा कि वो बच्चा जान सके, और फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि कोई नेता जेल से 10वीं क्लास तक की पढ़ाई 70 साल की उम्र में कर रहा है, ये किससे दैनिक अखबार को छापने के लिए मौका ये नहीं मिलेगा। आज साथियों, एक ऐसा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी शिक्षा नीति के माध्यम से आमूलचूल परिवर्तन, जब प्रधानमंत्री जी ने ये उदाहरण सांसदों की बैठक में कहा कि मेरा बच्चा सिर्फ डिग्री ना दिखाए, समेशन ऑफ मार्क्स ना दिखाए कि मेरे 83% नंबर आए हैं, वो ये बताए कि मैं क्या करना जानता हूं। आज ही मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि मेरा युवा नौकरी मांगने वालों की लाइन में ना लगे, नौकरी देने वालों की लाइन में लगे। और वह तभी संभव है जब एक ऐसी शिक्षा नीति वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से, ऐसी शिक्षा नीति जो होलिस्टिक हो, ऐसी शिक्षा नीति जिसमें भारतीयता के संस्कार हो, संस्कृत को अपनी मीडिया, तीसरी से लेकर 6ठी क्लास से लेकर खास तौर पर आगे प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में, हिंदी अंग्रेजी के साथ अपनी भाषा में मिलेगी। ये हम सबका सौभाग्य है, और हम सब इस शिक्षा नीति के माध्यम से देश नई ऊंचाइयों की ओर चलेगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं दैनिक जागरण ग्रुप को, जिन्होंने आज इस ऐसे इश्यू पर, और मुझे खुशी हुई है कि आज पहला इतना बड़ा आयोजन शिक्षा नीति पर आज दैनिक जागरण समूह की प्रेरणा और जीएल बजाज ग्रुप की प्रेरणा से शुरू हुआ है। कांग्रेचुलेशंस GLBN।